ये दे रखा है कि इन अ सेमिनार, सेमिनार क्या होता है? सेमिनार ना, जहां पर हमें कोई एक टॉपिक दिया जाता है और हम उस टॉपिक पर अपने अपने व्यूज रखते हैं। तो जैसे कि सेमिनार की बात हो रही है, तो यहाँ पर अलग अलग सब्जेक्ट्स के सेमिनार हैं। उन्होंने बोला इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन हिंदी, इंग्लिश एंड मैथ्स आर 60, 84 एंड 108 रिस्पेक्टिवली। तो सेमिनार जो है वो तीन अलग अलग सब्जेक्ट्स का हो रहा है। हिंदी का हो रहा है, इंग्लिश का हो रहा है और मैथ्स का हो रहा है। अब उसमें हिंदी के जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो 60 हैं, इंग्लिश के 84 हैं और मैथ्स के 108 है। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड if in each room the same number of participants are to be seated and all of them being in the same subject। मतलब सभी रूम्स में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स बैठेंगे और सारे के सारे सेम सब्जेक्ट में होने चाहिए। तो अब आप एक बार बताओ, जैसे मान लो हिंदी में 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 60 पार्टिसिपेंट्स को कमरे 60 से ज्यादा चाहिए होंगे या 60 से कम चाहिए होंगे, ये बता दो। बताओ, कोई भी बच्चा मुझे ये बताओ कि 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर मैं सिर्फ हिंदी हिंदी की बात करूं, अभी मैं इंग्लिश और मैथ्स की तो बात ही नहीं कर रहा हूं, तो आप ये बताइए कि 60 पार्टिसिपेंट्स हैं तो उनको कमरे 60 से ज्यादा चाहिए होंगे या 60 से कम चाहिए होंगे? अरे मेरी आवाज आ रही है? माइक मेरा म्यूट हो रहा है क्या? ये माइक तो चालू है। युग, मेरी आवाज आ रही है? युग, विदिशा, सक्षम? सर कम रूम्स चाहिए होंगे। कम रूम चाहिए होंगे। चलो एक बच्चे को आ रही है आवाज, बाकी बच्चे बताएं। आदित्य, ध्रुव, गरिमा, इंदर, इशिता? यस सर, आ रही है। सर कम रूम चाहिए होंगे। तो कम रूम चाहिए होंगे तो इस चीज को बोल तो दो, आप लोगों से पूछ रहा हूँ। और नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज बताइए। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे पास हिंदी में 60 पार्टिसिपेंट्स हैं, तो 60 पार्टिसिपेंट्स को 120 रूम में तो नहीं बैठा सकते ना, या 61 रूम्स में भी नहीं बैठा सकते। तो जो रूम्स हैं वो रूम्स तो कम ही चाहिए होंगे और 60 भी नहीं चाहिए, 60 से कम चाहिए। मतलब इतने ज्यादा रूम तो कहीं पर भी नहीं होते कि आप एक पार्टिसिपेंट को पूरा एक रूम दे दो। ठीक है ना? तो कॉमन सेंस से आप इस चीज को समझिएगा कि रूम्स मुझे कम चाहिए होंगे। समझ गए? 60 से कम चाहिए हिंदी में रूम्स। मैं इंग्लिश में 84 पार्टिसिपेंट्स हैं, एक तो 84 से कम रूम चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। और ऐसे ही मैथ्स में 108 पार्टिसिपेंट्स हैं तो 108 से कम ही रूम चाहिए। तो जहां पर डेटा मुझे कम चाहिए होता है वहां एलसीएम निकालते हैं या एचसीएफ निकालते हैं? बताइए, बताइए जी। एलसीएम निकालें या एचसीएफ? HCF। यहाँ पर एचसीएफ निकालेंगे। बिल्कुल सही, सीधी सीधी बात है कि यहाँ पर हमें एचसीएफ निकालना होगा। तो आप ये कहेंगे कि क्लियरली we will have to calculate the HCF of the 60, 84 and 108। HCF निकालने के लिए यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम एक बहुत बड़ा मेथड होता है, तो हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे। तो सबसे पहले 60 के प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये हो गया 60। और जब 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो देखिएगा 230 सा 215 सा। अब 15 तो 3 के टेबल में आता है, अगला प्राइम नंबर 3 है, तो 3 5 सा एंड देन 5 1 सा। ये हो गया। इसी तरह से 84 को देखिएगा, तो 242 सा, 221 सा, 3 7 सा और 7 1 सा। फिर बात करेंगे 108 की, तो 2 से करें डिवाइड, 2 5 सा, 2 4 सा, 227 सा, 3 9 सा, 3 3 सा और 3 1 सा। ये हो गया।
इसके बाद देखिएगा, उसके बाद जैसे 60 है तो 60 क्या हो गया, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। फिर 84, 84 को कैसे लिखेंगे, 2 की पावर 2, 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 5 यहाँ पर नहीं है तो लिखो 5 की पावर 0 और 7 की पावर 1। ऊपर 7 नहीं है तो लिख दो 7 की पावर 0। 60 हो गया, 84 हो गया, फिर 108, 2 की पावर 2, 1 2 3, 3 की पावर 3, 5 और 7 नहीं है तो 5 की पावर 0, 7 की पावर 0। ये हो गया। अभी एचसीएफ निकालना है तो एचसीएफ नाम से हाईएस्ट है, लेकिन वैसे हर चीज छोटी छोटी देखते हैं उसमें। तो हमने कहा कि एचसीएफ निकालने के लिए यहाँ 2 की पावर 2 है तो एचसीएफ इज इक्वल टू 2 की पावर 2, इधर 3 की पावर 1, इधर 5 की पावर 0 और फिर 7 की पावर 0। तो ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, 2 की पावर 2 हो गया 4, 4 3 हो गया 12। तो ये मैंने किसका निकाला एचसीएफ, ये एचसीएफ मैंने निकाला है 60 का, 84 का और 108 का। 60 क्या है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ हिंदी। 84 क्या है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ इंग्लिश। और 108 क्या है, पार्टिसिपेंट्स ऑफ मैथ्स। तो इसका मतलब क्या होगा कि ये 12 नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स वो आ गए जो तीनों को डिवाइड करेंगे, जो 60 को भी, 84 को भी, 108 को भी, तीनों को डिवाइड करेंगे। समझ गए। तो ये जो 12 है ये नंबर इन तीनों नंबरों को डिवाइड करेगा। तो ये हमारा एचसीएफ आया है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स का। हमसे इन्होंने क्या पूछा है, हमसे इन्होंने पूछा फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड। तो मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड का मतलब क्या है कि एक कमरे में अगर मैं 12-12 पार्टिसिपेंट्स बैठा दूं हिंदी के, ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स रहेंगे। ठीक है, तो मुझे ये पता चल जाएगा कि रूम जो है, रूम में कितने, मतलब मेरे को कितने रूम चाहिए होंगे। तो हमें एक रूम में 12 पार्टिसिपेंट्स अगर बिठाएंगे तो रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी, रूम्स रिक्वायर्ड फॉर हिंदी, आप ये देखिए हिंदी में टोटल पार्टिसिपेंट्स है 60 और एक रूम में मुझे बिठाना है 12 पार्टिसिपेंट्स को। तो 60 अपॉन 12 कितना हो गया, 5। तो हिंदी के लिए टोटल 5 कमरे चाहिए। ये सबको समझ में आ गया बेटा, सभी को क्लियर है ये बताओ। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है विदिशा, समझ गए। Yes, sir. युग, Yes, sir. न्यासा, Yes, sir. ठीक है। क्षितिज और इतिशा आप दोनों बताओ। यस सर। इशिता क्लियर है। Yes, sir. ठीक है। आदित्य, ध्रुव, यस यस सर। ठीक है बेटा। अब देखिएगा रूल्स रिक्वायर्ड फॉर इंग्लिश। हाँ हाँ बोलो। इंग्लिश में 84 टोटल लोग हैं और एक रूम में मुझे 12 बच्चों को 12 कैंडिडेट्स को बैठाना है। तो 84 अपॉन 12, 12 7 जा 84। तो इंग्लिश के लिए 7 रूम चाहिए। रूम्स रिक्वायर्ड फॉर मैथ्स, रूम्स रिक्वायर्ड फॉर मैथ्स। मैथ्स में कितना, 108 डिवाइड बाय 12, तो 12 9 जा 108। मैथ्स के लिए 9 कमरे, हिंदी के लिए 5 और इंग्लिश के लिए 7। तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड, टोटल नंबर ऑफ रूम्स रिक्वायर्ड 5 + 7 + 9 यानी कि 21।
टोटल 21 कमरे चाहिए होंगे। ठीक है, चले आगे, समझ गए सभी बच्चे? Yes, sir. यस सर। ठीक है जी। तो यहाँ से हमने एक क्वेश्चन देखा जिसमें हमको देखकर ये समझ में आता है कि यहाँ पर हमें HCF निकालना होगा। HCF का कैसे पता चलता है? हम खुद समझते हैं कि कोई भी चीज जो है उसमें हमें ये देखना होता है कि वैल्यू जो पूछी जा रही है वो जो गिवन वैल्यूज है उनसे छोटी आएगी तो HCF, और गिवन वैल्यूज से अगर बड़ी वैल्यू निकल कर आएगी तो LCM। एग्जाम्पल नंबर 8 था, एग्जाम्पल नंबर 9 नोट करें। 3 sets of English, Hindi and mathematics books have to be stacked. Three sets of English, Hindi and maths books. English, Hindi and maths books have to be English, Hindi and maths books have to be stacked in such a way that all the books in such a way that all books are stored topic wise and the height of each stack are stored topic wise and height of each stack is the same. Height of each stack is the same. Full stop. The number of English books is 96. The number of English books is 96, comma, Hindi books is 240. Hindi books are 240 and maths books are 336. Full stop. Assuming that the books are of same thickness. Assuming that the books are of same thickness, comma, determine the number of stacks determine the number of stacks of
stacks of determine the number of stacks of English, Hindi and maths books. Stacks of English, Hindi and maths books. ठीक है जी, क्वेश्चन नोट करिए सभी बच्चे। इसमें देखो क्या दे रखा है क्वेश्चन में। Three sets of English, Hindi and maths books have to be stacked in such a way. Stacked का मतलब क्या है कि उनका ढेर लगाना है, एक के ऊपर एक इंग्लिश, हिंदी और मैथ्स बुक्स हमको रखनी है। तो इन्होंने बोला three sets of English, Hindi and maths books have to be stacked in such a way that all books are stored topic wise and height of each stack is the same. All books are stored topic wise मतलब इंग्लिश के ऊपर इंग्लिश वाली ही बुक्स रखनी है, मैथ्स वाले स्टैक में मैथ्स वाली ही बुक रखनी है और हिंदी वाले स्टैक में हिंदी वाली बुक्स ही रखनी है। अब the number of English books is 96. हिंदी बुक्स कितनी है 240 और मैथ्स बुक्स कितनी है 336 है। वो बोल रहे हैं assuming that the books are of the same thickness determine the number of stacks of English, Hindi and maths books. ठीक है, अच्छा, and height of each stack is the same. मतलब जो हाइट है ना हर एक स्टैक की वो सेम होनी चाहिए। मतलब अगर हिंदी की बुक्स, अब क्योंकि बुक्स की जो थिकनेस है वो सेम है, तो हिंदी की 10 बुक रखूंगा तो उसकी हाइट भी उतनी होगी, मैथ्स की 10 बुक रखूंगा तो उसकी हाइट भी उतनी ही होगी। तो वो बोल रहे हैं कि देयर three sets of English, Hindi and maths books have to be stacked in such a way that all the books are stored topic wise. मतलब हिंदी वाले में हिंदी की बुक्स रखनी है, मैथ्स की नहीं रखनी, इंग्लिश में इंग्लिश की और मैथ्स में मैथ्स की। एंड हाइट ऑफ ईच स्टैक इज सेम, मतलब हर एक जो मैं ढेर लगाऊंगा ना, हर एक ढेर की हाइट सेम होनी चाहिए। मतलब हर एक ढेर में नंबर ऑफ बुक्स सेम होनी चाहिए। समझ गए? तो इसका मतलब आप ये देखो कि जब 96 बुक्स हैं इंग्लिश की, तो जो इंग्लिश की बुक्स हैं जब मैं उसका ढेर लगाऊंगा तो उसके मैं 1 2 3 4 ढेर लगा सकता हूँ। तो वो जो एक ढेर हो गया या दूसरा स्टैक हो गया या तीसरा हो गया या चौथा हो गया, वही ज्यादा से ज्यादा 10 स्टैक हो गए, या ज्यादा से ज्यादा आप ये समझ लीजिए 96 स्टैक तो नहीं होंगे ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि मैंने एक बुक फैला दी सारे में, नहीं ना, मैं स्टैक लगाऊंगा। समझ गए? तो 96 का आधा होता है 48। अगर मैं एक स्टैक में 48 बुक्स भी रखता हूँ तो दो स्टैक बन गए। इसका मतलब जो वैल्यू आने वाली है ना नंबर ऑफ स्टैक्स वो कम आने वाले हैं, 96 से ज्यादा नहीं आएंगे। सिमिलरली जो 240 हिंदी बुक्स हैं नंबर ऑफ स्टैक्स 240 से कम आने वाले हैं, ज्यादा नहीं आने वाले। ऐसी 336 मैथ्स बुक्स हैं तो नंबर ऑफ स्टैक्स 336 से कम होंगे, ज्यादा नहीं होंगे। ये सबको समझ में आ गया इतना? तो वैल्यू कम आएगी या ज्यादा आएगी ये बता दीजिए भाई। सर कम। कम आएगी, और कम वैल्यू आएगी तो मैं एलसीएम लूं या एचसीएफ लूं? बताओ भाई ध्रुव, एलसीएम ले या सर HCF? HCF। अरे ध्रुव, सर एलसीएफ। एलसीएम लेना है या एचसीएफ लेना है? एचसीएफ। क्या बात कर रहे हो, एलसीएम लेना पड़ेगा यहाँ पर तो। सॉरी सर, सॉरी एलसीएम। इसका मतलब ध्यान है ही नहीं, हमें एचसीएफ ही लेना है। मैं कुछ भी बोलूंगा तो हाँ बोल दोगे भाई, वैल्यू जब कम आ रही है तो कम में तो एचसीएफ ही लेते हैं। समझ रहे हो या वैसे ही हर चीज पर यस सर? क्यों? अब उधर से कुछ बोल नहीं रहे हो, माइक ऑन करके बैठ गए चुपचाप। आवाज आ रही है मेरी? यस सर। भाई बाकी बच्चों को भी समझ में आ रहा है? क्षितिज बता यस दो, क्षितिज सर। ईएमसी राइडर सर आ रहा है। आ रहा है? चलो बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो आगे देखते हैं जरा। यहाँ पर हम लिखेंगे clearly we have to find HCF of (96), 240 and 336। 96 के करो जी प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 248 सा, फिर 224 सा, फिर 212 सा,
2 6s are 2 3s are और फाइनली 3 1s are। फिर 240 का करो तो 2 120s are 2 60s are 2 30s are 2 15s are 3 5s are और 5 1s are। फिर 336 का करिए तो 2 16s are 32 33 में से 32 गया तो 1 आ गया 16 आ गया 2 8s are 16 फिर 2 8s are 16 और 2 4s are 8 2 4s are 8 2 2s are 4 2 21s are 3 7s are और 7 1s are। ये हो गया। इसके बाद देखिएगा 96 को कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 5 तो 2 की पावर 5 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1 240 को कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1 336 को कैसे लिखेंगे 1 2 3 4 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 1 अब ये 7 है तो 7 को मैं यहाँ 5 तो है नहीं तो लिखूंगा 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 1 ऐसे यहाँ पर 7 की पावर 0 यहाँ लिखेंगे 5 की पावर 0 इंटू 7 की पावर 0 और जब HCF निकालना है तो HCF निकालने के लिए सिर्फ छोटी छोटी पावर्स वाले टर्म हम लेते हैं। देखो जी HCF क्या हो जाएगा 2 की सबसे छोटी पावर क्या है 2 की पावर 4 3 की सबसे छोटी पावर क्या है सेम ही पावर है 3 की पावर 1 5 की सबसे छोटी पावर 5 की पावर 0 7 की सबसे छोटी पावर 7 की पावर 0 2 की सबसे छोटी पावर 16 2 की पावर 4 होता है 16 इंटू 3 इंटू 1 इंटू 1 ये हो गया 48 ठीक है। तो आप ये देखिएगा कि हर एक स्टैक में 48 बुक्स रख दूंगा तो बात बन जाएगी बराबर बराबर हाइट के सारे स्टैक बन जाएंगे। और वो पूछ रहे हैं हमसे कि डिटरमिन द नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश हिंदी एंड मैथ्स बुक्स तो नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ इंग्लिश बुक्स इंग्लिश बुक्स कितनी है 96 एक स्टैक में कितनी बुक्स 48 96 अपॉन 48 48 टू जा 96 तो कितने स्टैक हो गए 2 नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ हिंदी बुक्स नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ हिंदी बुक्स के कितने स्टैक होंगे 240 अपॉन 48 12 24 टू जा 48 और 24 10 जा 240 और 2 5 जा 10 तो कितने स्टैक हो गए हिंदी के 5 नंबर ऑफ स्टैक्स ऑफ मैथ्स बुक्स कितने हो जाएंगे मैथ्स के कितने हैं 336 divided by 48 again 12 4s are 48 12 2s are 24 और 33 minus 24 9 96 96 12 8s are 96 4 7s are 28 तो मैथ्स के लगेंगे 7 स्टैक्स। सभी को क्लियर है इतना
Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, तो आगे चलते हैं। देवांशी, समझ में आ गया? यस सर। जल्दी ज्वाइन कर लिया आज? सर वाईफाई नहीं चल रहा था बहुत देर से, सुबह से ही नहीं चल रहा था। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है? सर अभी भी नहीं चल रहा है ठीक से, नेट पे कर रही थी मैं तो। अच्छा अच्छा, चलिए जी ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये एचसीएफ वाले हमने 2 क्वेश्चन देखे। अब आप ये देखिएगा कि मैं आपको 1-2 क्वेश्चंस कुछ भेजूंगा जो आपको करने होंगे वर्ड प्रॉब्लम्स। वर्ड प्रॉब्लम्स आप करिएगा। दूसरा, इसके अलावा हमने जो अभी तक डेफिनेशन पढ़ी है ना रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर की, वो डेफिनेशन हमने ये देखी थी कि अगर कोई भी नंबर, इफ एनी नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 इज कॉल्ड अ रैशनल नंबर। ये होता था। लेकिन रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक और तरीका भी होता है। रैशनल नंबर की एक और डेफिनेशन भी होती है। क्या, जरा देखते हैं अभी। मैं ये वाला पोर्शन मिटा दूं, ये वाला और ये वाला, नोट कर लिया सबने? Yes, sir. ठीक है, मैं मिटा रहा हूँ। Yes, sir. ठीक है। अगर मान लीजिए हमारे पास ये नंबर लिखा हुआ है ऐसे 10/2, मैंने बोला 2 5 10, तो 2 ने 10 को पूरी तरीके से डिवाइड कर दिया, तो रिजल्ट आ गया 5। यानी कि ये जो रैशनल नंबर था ना 10/2, अगर इस रैशनल नंबर को हमने डिवीजन करना शुरू करा, अगर हमने डिवाइड करके इसको डेसिमल नंबर में लिखने की कोशिश करी, तो ये पूरी तरह से डिवाइड हो गया, ये टर्मिनेट हो गया। ये टर्मिनेट मतलब ये खत्म हो गया, मतलब डिवीजन जो है वो आगे नहीं चलेगा। सोचो, अगर अगर 10/4 होता तो 4 2 जा 8, 10 माइनस 8 कितना हो गया 2, 2 0 20, 4 5 जा 20, तो ये वैल्यू आ जाती 2.5। इसके आगे तो डिवाइड नहीं होगा ना, नहीं होगा, मतलब यही खत्म। हाँ जी, यही खत्म, खत्म का मतलब टर्मिनेट, तो ये नंबर टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे रैशनल नंबर को हम बोल देते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। ठीक है ना? रैशनल नंबर है, लेकिन रैशनल नंबर को जब डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। उसके बाद मैं ये कहता हूँ कि चलिए जी अब एक काम करते हैं, 10 को 3 से डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो नंबर है ये हो गया टर्मिनेटिंग, ये वाला जो नंबर है ये भी हो गया टर्मिनेटिंग, और हम 10 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 3 जा 9, 10 माइनस 9 हो गया 1, 1 के आगे 0 लगाया, फिर 10 आ गया, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। ये चलता जाएगा 3.3333 डॉट डॉट डॉट। इसको क्या बोलेंगे? ये नंबर बेटा डिवाइड कर रहे हैं ना, तो ये खत्म हो ही नहीं रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो जो नंबर खत्म हो जाता है उसको बोल देते हैं टर्मिनेटिंग, जो खत्म नहीं होता है उसको बोल देते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट चीज और है कि ये नंबर बार 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 रिपीट होता जा रहा है, 3.33333, तो ये नंबर बार 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 क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो हम इसको क्या बोलेंगे? ये है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर।
ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग डेसिमल नंबर है। अब अगर मान लीजिए मैं पाई की वैल्यू कैलकुलेट करूं तो पाई क्या होता है 22/7। जब मैं इसको डिवाइड करता हूं 3.14285 डॉट 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 ऐसे वैल्यू आती चली जाती है और कहीं पर कोई वैल्यू अपने आप को रिपीट नहीं करती और ये नंबर भी पूरी तरह से कभी डिवाइड होता ही नहीं है। तो ऐसे नंबर को हम क्या बोलते हैं कि ये ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट हो रही है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर। इस नंबर को हम बोलेंगे कि ये नंबर ना तो टर्मिनेट हो रहा है और ना ही इसमें कोई एक डिजिट या कोई दो डिजिट या कोई 4 या कोई 10 डिजिट रिपीट हो रही है, कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। ठीक है, अब इसी कैटेगराइजेशन पर मैं एक छोटी सी टेबल बना देता हूँ। देखिएगा, हम ये बोलते हैं कि डेसिमल नंबर्स, जब रैशनल नंबर को हम डिवीजन प्रोसेस करते हैं रैशनल नंबर का, तो वो डेसिमल नंबर में कन्वर्ट हो जाते हैं। डेसिमल नंबर कैन बी ऑफ टू टाइप्स। क्या क्या? या तो टर्मिनेटिंग और या फिर नॉन टर्मिनेटिंग। ये मैंने अभी अभी कुछ एग्जांपल्स के थ्रू देख लिया। टर्मिनेटिंग का मतलब ये है बेटा, जैसे कि पहले वाला और दूसरे वाला जो खत्म हो गया, अब जो नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग में भी हमने देखा कि नॉन टर्मिनेटिंग में भी दो कैटेगरी बन रही है। एक कैटेगरी ये है कि नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग नंबर आते जा रहे हैं और एक कैटेगरी ये है कि नॉन रिपीटिंग। तो एक आएगा नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग वाला, जिसमें रिपीट होती जाएंगी डिजिट्स। ठीक है जी, और एक आएगा नॉन रिपीटिंग। रिपीटिंग और नॉन रिपीटिंग। तो क्या होता है, डेसिमल नंबर की जब बात करते हैं तो डेसिमल नंबर में अगर टर्मिनेटिंग नंबर आ गया तो मैं उसको बोलूंगा रैशनल नंबर। टर्मिनेटिंग नंबर अगर आता है तो ये कहलाएगा रैशनल नंबर। एक रैशनल नंबर ही होता है जिसको अगर मैं डिवाइड करूं तो वो टर्मिनेट हो जाए, पूरी तरह से खत्म हो जाए। या फिर अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग वाला आ जाए, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ रिपीटिंग वाला, तो ये भी रैशनल नंबर ही कहलाता है। समझ गए? दो कैटेगरीज हो गई। अगर नंबर टर्मिनेट हो रहा है तो भी मैं उसको रैशनल बोलूंगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीट होता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ रिपीट 3.33333 4.32323232 ऐसे, अगर कुछ भी एक डिजिट, दो डिजिट, तीन डिजिट, चार डिजिट या 10 डिजिट रिपीट होती जा रही है लगातार, तो मैं उसको बोलूंगा कि वो टर्मिनेट तो नहीं हो रहा, लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग तो वो है, लेकिन साथ साथ रिपीटिंग भी है। तो नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग नंबर को हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर। समझ में आ गया? अगर टर्मिनेटिंग नंबर है तो भी वो रैशनल कहलाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है वो भी रैशनल नंबर कहलाएगा। सभी को इतना क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है जी। अब इसके बाद अगला देखते हैं, अगर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ नॉन रिपीटिंग है, तो ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इररेशनल नंबर। समझ गए? उसके बाद अब हमें रैशनल और इररेशनल की एक दूसरी नई डेफिनेशन हमें पता चल गई। हम बड़े हो गए हैं, 10th क्लास में आ गए हैं, तो 10th क्लास के हिसाब से हम डेफिनेशन लेंगे। तो रैशनल नंबर की डेफिनेशन होती है कि कोई भी टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर हो या नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो, तो दैट टाइप ऑफ नंबर इज नोन एज रैशनल नंबर। कोई नॉन टर्मिनेटिंग प्लस नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर हो तो दैट टाइप ऑफ नंबर इज कॉल्ड एन इररेशनल नंबर। ठीक है, इसके बाद
हम नोट करके दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको ऐसे लिखवाता हूँ जो मैं अपने एक्सपीरियंस से, अपनी प्रैक्टिस से आपको बता रहा हूँ, किसी बुक में लिखा हुआ नहीं मिलेगा। ठीक है, उस चीज को आपको कहीं भी लिखने की जरूरत नहीं है, कहीं मेंशन करने की जरूरत नहीं है। वो चीज आप खुद देखोगे, देखते ही आप समझ जाओगे कि हाँ ये तो ऐसा ही हम हर जगह ऑब्जर्व कर रहे हैं। क्या होगा? कभी भी ध्यान रखना कि कभी भी आपसे ये नहीं बोला जाता कि कोई भी नंबर होता है ना, जैसे कोई भी रेशनल नंबर है, मान लो कहीं पर भी आपका ऐसे लिखा हुआ है 2/8 या 12/16 ये लिखा हुआ है, तो आपसे कोई भी ये कहता है कि अरे इसको सिंप्लीफाई करो ना, वो 12/16 लिख करके छोड़ दो। आप कहोगे नहीं मैं तो ऐसे ही छोड़ दूंगा, छोड़ दो कोई बात नहीं, लेकिन एक प्रॉपर्टी होती है रैशनल नंबर की, खास प्रॉपर्टी, कि रैशनल नंबर में जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं ना, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। समझ रहे हैं? रैशनल नंबर जो आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखते हो, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। इसीलिए आपको कोई भी टीचर या आपके साथ में आपका कोई फ्रेंड बैठा हुआ है और आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं और वो सॉल्व होकर ऐसे आ गया 12/16, तो वो कहेंगे कि इसको आप सॉल्व तो करो, इसको सिंप्लीफाई तो करो। तो फिर ये कहा जाएगा कि 4 3 12 और 4 4 16। तो ये हो गया 3/4। अब क्या होता है कि इसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, वन के अलावा। वन तो सभी का फैक्टर होता है, मतलब 3 को और 4 को डिवाइड करने वाला कोई एक सिंगल कॉमन नंबर नहीं है। तो हम ये बोलते हैं कि रैशनल नंबर को लिखने का सटीक तरीका ये है कि आप न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर जब लिखें, तो उसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को अगर डिवाइड हो रहा है किसी नंबर से, तो पहले डिवाइड करके सिंप्लीफाई करके लिखो, ताकि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर ना बचे। उसके बाद अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, हमने तो ये देखा है कि, नोट करके लिखना, कि अंडर रूट ऑफ इम्परफेक्ट स्क्वायर, अगर कोई इम्परफेक्ट स्क्वायर है और उस इम्परफेक्ट स्क्वायर का मैं अंडर रूट लेने लगूं, यानी कि स्क्वायर रूट लेने लगूं, तो वो हमेशा इररेशनल ही होता है। is always an irrational number. Under root of any imperfect square is always an irrational number. मतलब इम्परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है भाई? परफेक्ट स्क्वायर क्या है? वन। वन एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसका है? वन का है। वन का स्क्वायर तो वन ही होता है। टू का स्क्वायर 4, तो 4 एक परफेक्ट स्क्वायर है। 4 का अंडर रूट करूंगा तो 2 आ जाएगा, तो 2 को तो लिखा जा सकता है ना 2/1, तो इसलिए वो तो हमारा एक रैशनल नंबर हो गया। लेकिन 3 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं है, तो इसका मतलब अंडर रूट 3 इररेशनल होगा। अंडर रूट 2 क्या परफेक्ट स्क्वायर है? हम कहेंगे नहीं, 2 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो अंडर रूट 2 ही एक इररेशनल नंबर होगा। अंडर रूट 5 भी इररेशनल नंबर, अंडर रूट 6 भी इररेशनल, अंडर रूट 7 भी इररेशनल, अंडर रूट 8 भी इररेशनल, अंडर रूट 9 नहीं, अंडर रूट 9 तो उसकी वैल्यू तो 3 आती है, तो वो इररेशनल नहीं होगा, वो रैशनल होगा। तो जहां भी अंडर रूट के अंदर इम्परफेक्ट स्क्वायर आ जाए, वो आपका इररेशनल नंबर होगा। इस चीज को दिमाग में बैठा लेना। दूसरा, जब भी कभी मैं रैशनल नंबर की बात करता हूं, तो रैशनल नंबर को हमेशा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना है, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसी चीज को बेस बनाते हुए हम ये कहेंगे कि एक पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन आते हैं पेपर में। देखिएगा, मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूँ। एग्जांपल नंबर 1, प्रूव दैट under root 2 is an irrational number। करवाया है स्कूल में क्वेश्चन? करवाया होगा स्कूल Yes, में, sir. है ना? प्रूव दैट अंडर रूट 2 इज एन इररेशनल नंबर।
तो आपको क्या ध्यान रखना है, जब भी कभी आपको देखते ही पता चल गया कि अंडर रूट के अंदर 2 लिखा हुआ है, 2 कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 2 एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है, और जब 2 एक इम्परफेक्ट स्क्वायर है तो इसका मतलब इसका अंडर रूट जो है वो एक इर्रेशनल नंबर होगा, ये तो हम जानते हैं। लेकिन इस चीज को प्रूव कैसे करेंगे? प्रूव करने का तरीका ना उल्टा तरीका है। मैं इसे इर्रेशनल नंबर मेरे को प्रूव करना है, तो मैं जानबूझकर पहले ही उल्टा मान लूंगा। मैं ये मान लूंगा कि ये इर्रेशनल नहीं, ये रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर इसको करने के स्टेप्स हैं, फिक्स्ड स्टेप्स हैं। सबसे पहले आप लिखेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है उल्टा, तो आप लिखेंगे ऑन द कॉन्ट्रेरी, on the contrary, let us assume that root 2 is a rational number which can be expressed as root 2 is equal to a upon b, where a and b are co-prime. Where a and b are co-prime. Co-prime number क्या होते हैं? एक ऐसे दो नंबर जिनका कोई कॉमन फैक्टर ना हो, उनको को-प्राइम नंबर बोलते हैं। जैसे कि 3/4, तो 3/4 किसी एक नंबर से डिवाइड नहीं होते, यानी कि इनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसलिए 3 और 4 क्या हो गए? को-प्राइम हो गए। तो रैशनल नंबर अगर मैं किसी को मानूंगा और न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखूंगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिंप्लीफाइड फॉर्म में होने चाहिए, उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऑन द कॉन्ट्रेरी मतलब मुझे जानता हूं मैं कि रूट 2 इरेशनल नंबर है, लेकिन ये मैं जानता हूं वो बात अलग है, मुझे तो इसको प्रूव करके दिखाना है। तो मैंने इसका उल्टा एज्यूम कर लिया, मैंने मान लिया ऑन द कॉन्ट्रेरी लेट अस अज्यूम दैट रूट 2 इज अ रैशनल नंबर व्हिच कैन बी एक्सप्रेस्ड एज रूट 2 इज इक्वल टू a upon b where a and b are co-prime. That is a and b do not have a common factor, do not have any common factor, कोई common factor नहीं है इनका। root 2 is equal to a upon b, squaring both sides, दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, तो रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2 और a अपॉन b का स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 1। मैं क्या करूंगा, मैं चाहूंगा कि 2 जो है वो अपॉन में आ जाए कैसे भी करके, तो 2 अपॉन में कैसे आएगा? इस b स्क्वायर को इधर ले जाओ और इस 2 को यहाँ नीचे ले आओ, कर सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो b स्क्वायर इधर और 2 को इधर ले आओ, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया a स्क्वायर अपॉन 2। इसका मतलब क्या है कि 2 जो है वो a स्क्वायर को डिवाइड करता है। मैं यहाँ लिखूंगा इट इंप्लाइज दैट 2 डिवाइड्स a स्क्वायर। 2 अगर a के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मान लो 2 अगर 8 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, या 2 अगर 6 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 6 को भी तो डिवाइड करेगा। 2 अगर 4 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 4 को भी तो डिवाइड करेगा। इसी तरीके से अगर 2 a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो 2 a को भी तो डिवाइड करेगा। ये सबको समझ में आता है बेटा? ये सबको समझ में आता है कि 2 डिवाइड्स a। अरे हाँ या ना बोल दो, कहाँ हो भाई सबके सब? नींद आ रही है क्या सभी को? सुनाई दे रहा है या नहीं? Yes, sir. सभी को क्लियर है? इतना यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे चलूं? यस सर। Yes, sir. चलिए जी, तो 2 डिवाइड्स a, ये मेरा पहला स्टेटमेंट हो गया कि 2 a को डिवाइड करता है। उसके बाद अगर 2 a को डिवाइड करता है तो डिवाइड करने के बाद में कोई वैल्यू तो आएगी, तो हम ये कहेंगे कि बिल्कुल आएगी। डिवाइड करने का मतलब वो पूरी तरह से डिवाइड करता है। फॉर एग्जांपल 2 अगर 10 को डिवाइड करता है तो 10/2, तो 10/2 मतलब 5, एक वैल्यू तो आएगी ना, वो वैल्यू को कुछ मान लो आप। सो लेट a upon 2 is equal to c, ठीक है? It implies that a is equal to 2c।
और फिर बोलिएगा put this value in इक्वेशन 1। ये जो a की वैल्यू आई है ना 2c, इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दो। इक्वेशन नंबर 1 में a की जगह डाल दो 2c, ठीक है। तो 2 इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर, ठीक है। इस तरफ कर रहा हूं मिटाकर। तो 2 इज इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर क्या हो गया 4c स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब b स्क्वायर को इधर ले आओ, b स्क्वायर इज इक्वल टू 2c स्क्वायर। मैं तो हमेशा ये चाहता हूं कि 2 जो है वो डिवाइड में आ जाए। ऐसा ही मैंने यहाँ चाहा था, तो मैं 2 को नीचे ले आया था, b स्क्वायर को इधर ले आया था। तो अब 2 को डिवाइड में लाने के लिए इसको इधर लाना पड़ेगा। b स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू c स्क्वायर। जब b स्क्वायर अपॉन 2 हो गया तो इसका मतलब क्या है कि 2 डिवाइड्स b स्क्वायर। और जब 2 b स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि 2 डिवाइड्स b। इसको बोल दीजिए स्टेटमेंट नंबर 2। इसका मतलब ये है कि ऑन द कॉन्ट्ररी, यानी कि उल्टा जो मैंने माना था वो मेरी स्मार्टनेस सारी की सारी बेकार हो गई। मैंने जो माना था वो गलत माना था, ठीक है। मैंने तो ये कहा था कि √2 को हमने एक रैशनल नंबर मान लिया, where √2 can be expressed as a upon b, where a and b are co-prime, that is a and b do not have any common factor। लेकिन यहाँ पर तो दिखाई दे रहा है कि 2 divides a, 2 a को भी डिवाइड करता है, and 2 divides b, 2 b को भी डिवाइड करता है, यानी कि 2 तो एक कॉमन फैक्टर हो गया, a का भी और b का भी। इसका मतलब जो मेरा assumption था, my assumption was wrong। हम लिखेंगे since 2 divides a as well as b, so our assumption was wrong, and hence by the method of contradiction, √2 is an irrational number। √2 is an irrational number, ये प्रूव हो गया, ठीक है। कॉन्ट्रडिक्शन क्या होता है कि हमने माना तो कुछ और था, हो कुछ और गया। कॉन्ट्रडिक्शन मतलब हमारा तो सोच हमारी खुद की सोच के साथ कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे हैं। पहले तो हम कर रहे थे, हमने माना था कि √2 एक रैशनल नंबर है, फिर हमने खुद ही इतनी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करी और फिर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि जो हमने शुरुआत में assumption करा था वो assumption ही गलत है। मतलब हमारा assumption गलत है। हमारा assumption क्या था कि √2 एक रैशनल नंबर है, मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि √2 एक रैशनल नंबर हो। अगर कोई नंबर रैशनल नहीं होता तो फिर वो क्या होता है, इरैशनल। तो हमारा assumption गलत था कि √2 एक रैशनल नंबर है, वो रैशनल नहीं है, और जो नंबर रैशनल नहीं है वो क्या है, वो इरैशनल है। दैट्स व्हाई √2 इज एन इरैशनल नंबर। सभी को समझ में आ गया? Yes, sir. अभी देखो इस तरह से √2 एक इरैशनल नंबर प्रूव हो गया। तो मैंने एक अप्रोच लेकर चला था यहाँ पर। मैंने क्या करा, यहाँ से हमारे ये स्टेप शुरू हुए, इधर से फिर इधर, और फिर यहाँ पर आकर फाइनली हमने प्रूव कर दिया कि √2 एक इरैशनल नंबर है। तो यहाँ पर मैं एक अप्रोच लेकर चला था कि मुझे 2 को कैसे भी करके डिवाइड में लेकर आना है। तो 2 कहाँ से आया, √2 था ना, तो डिवाइड में 2 को लेकर आया मैं। अगर सोचिएगा आपसे ये पूछा जाए कि प्रूव दैट √3 इज एन इरैशनल नंबर, तो अगर √3 को इरैशनल प्रूव करना है तो आपको डिवाइड में 3 को ले जाना पड़ेगा। अगर √5 को इरैशनल प्रूव करना है तो आपको डिवाइड में 5 को ले जाना पड़ेगा। मतलब यहाँ से लेकर वर्ड टू वर्ड, स्टेप बाय स्टेप
एग्जैक्टली यही कॉपी कर डालना। अगर √3 पूछा जाए तो जहां जहां पर 2 है, जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ लिख दो 3, यहाँ भी लिख दो 3, इधर भी 3, ये स्क्वायर होकर ये भी 3 3 3 3, जहां जहां पर 2 नजर आता है वहां वहां पर 3 कर दो। √5 को अगर इरेशनल प्रूव करना है तो जहां जहां पर 2 नजर आता है इस पूरे में, तीनों स्टेप्स जो आपको लिखवाए हैं, तो इस पूरे में आप 3 की जगह या 2 की जगह आप 5 मेंशन करिए। तो सिर्फ और सिर्फ एक क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करेंगे तो बाकी सारे के सारे इरेशनल बड़े आराम से प्रूव कर लो। बताइए जी, सबको समझ में आ गया? यस सर। तो आपको क्या करना है, आपको √3 इरेशनल प्रूव करना है और √5 इरेशनल प्रूव करना है। एक तो ये है आपका होमवर्क, और 2-3 आपको वर्ड प्रॉब्लम्स भेजूंगा, वो वर्ड प्रॉब्लम्स आपको करके और व्हाट्सएप करनी है मुझे, ठीक है? तो कोई भी बच्चा इसमें लापरवाही ना करे, क्योंकि रियल नंबर में अलग अलग तरीके के बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनमें कोई ना कोई क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, ठीक है? तो कोई भी चीज लाइटली मत लेना। ये इरेशनल प्रूव करने वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो एलसीएम और एचसीएफ वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। तो आपको कुछ क्वेश्चंस एलसीएम एचसीएफ वाले, कुछ क्वेश्चंस वर्ड प्रॉब्लम्स आज भेजता हूँ, और एक आपको √3 और √5 इरेशनल प्रूव करना है, ये आपका होमवर्क। ठीक है बेटा, समझ में तो सबको आ गया ना? Yes, sir. यस सर। चलिए जी, ठीक।